अधिकार। अब देखो यहाँ तो ये साफ दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कैमरे में इसका प्रभाव पड़ रहा है ना इसकी वजह। चलो कोई बात नहीं। मूल अधिकार चल रहे थे अपने, और मूल अधिकार में अपने अनुच्छेद 22 तक पहुँच गए थे, या 21 कंप्लीट किया? 21 कंप्लीट कर लिया ना। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, एक बार थोड़ा बता देते हैं। मूल अधिकार में अनुच्छेद कौन से कहाँ से ले कहाँ तक आते हैं? 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग कौन सा है? तीसरा। भाग कौन सा है? तीसरा। इस तीसरे भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मूल अधिकारों की जननी ब्रिटेन थी। ब्रिटेन के अंदर इसकी शुरुआत हुई, तो ब्रिटेन के किसानों को जब मूल अधिकार दिए गए थे, 1215 के अंदर अधिकार लिख के दिए गए थे, तो उसमें उसको मैग्ना कार्टा बोला गया था। तो भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या बोला जाता है? भाग 3 को क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। अब अपने आगे इसमें चर्चा कर चुके हैं कि अनुच्छेद जो 12 है उसमें क्या है, अनुच्छेद 13 के अंदर क्या है, और अनुच्छेद 14 इस प्रकार अपने चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 12 तो ये कहता है क्या कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, यही था। अनुच्छेद 13 में अपने की चर्चा करी थी अल्पीकरण, मूल अधिकारों का अल्पीकरण, अर्थात मूल अधिकारों में जो परिवर्तन करना है उसके बारे में था। फिर अपने अनुच्छेद 14 किया था, है ना, अनुच्छेद 14, इसमें क्या था, समता, समानता या समता का अधिकार 14 से 18, और 14 के अंदर आपने किया था विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी क्या है, समान होंगे। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 15 किया, अनुच्छेद 15 किया, इसमें क्या था, धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, जन्म स्थान, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैंने अपने उस दिन चर्चा की थी कि मानव की नस्ल होती है क्या? नस्ल तो किसकी होती है? जानवर की होती है ना। नस्ल जानवर की होती है क्या? मानव की भी होती है क्या नस्ल? मानव की नस्ल होती है क्या? होती है मानव की नस्ल, मानव की भी नस्ल होती है। देखो, एक होता है आर्य, द्रविड़, ठीक है, और द्रविड़ के बाद निग्रो, ये जो है ना, ये नस्लें हैं मानव की। अपने जो लोग हैं ना, उत्तर भारत के लोग, ये सारे सारे आर्य लोग हैं, सारे सारे क्या हैं, आर्य। दक्षिण भारत के लोग हैं, इनको द्रविड़ बोला जाता है। और ये जो वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो ब्लैक ब्लैक लोग होते हैं, लंबे हाइट के काले काले लोग होते हैं, वो निग्रो प्रजाति के हैं, वो निग्रो नस्ल के हैं, जिनको प्रजाति बोली जाती है, नस्ल बोली जाती है। ठीक है। तो मनुष्य की भी नस्ल है, जानवर के साथ साथ मनुष्य की भी क्या है, नस्ल है। फिर आपने अनुच्छेद 16 किया था, इसके अंदर है सरकारी नौकरी या नियोजन में समानता, यानी सरकार की जो भी योजना आती है उसमें समानता, सरकारी नौकरी में समानता। लेकिन अपने अपवाद भी किया था 16(4) और 16(6), है ना, कि SC ST OBC को आरक्षण जो दिया गया है, या EWS को आरक्षण जो दिया गया है, अगर नौकरी में सभी को समानता है तो फिर उनको आरक्षण क्यों दिया गया, है ना। तो अपने चर्चा की थी कि समाज में वो उन लोगों को जो दबित लोग हैं उनको ऊपर उठाना है। तो SC ST OBC और EWS के वे लोग जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से दबे हुए हैं, उनका क्या करना है, उत्थान करना है। तो उनको क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया। फिर अपने अनुच्छेद किया था, अनुच्छेद 17 में क्या है अभी, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद आपने किया था अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 के अंदर क्या था, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ये 14 से लेकर 18 तक एक मूल अधिकार कंप्लीट हो गया, कौन सा, समानता या समता का अधिकार। उसके बाद अपने दूसरे मूल अधिकार पे चर्चा कर रहे थे, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अपने अनुच्छेद 19 किया, और 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की। पहले इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी, 7 प्रकार की। पहले कितने प्रकार की थी, 7 प्रकार की। एक स्वतंत्रता है जो यहाँ से हटा दी गई थी, कौन सी, संपत्ति की स्वतंत्रता। कौन सी, संपत्ति की स्वतंत्रता। वो थी 19(1)(f) के अंदर, 19(1)(f) के अंदर, जो बाद में उसको कहाँ जोड़ दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया 300 के अंदर। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन के तहत। तो वर्तमान में अनुच्छेद 19 के अंदर कितनी स्वतंत्रता दी गई है,
6 प्रकार की। कौन कौन सी? 19(1) कै के अंदर क्या है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यही है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। अच्छा, आपके विचार गाली निकालना हो गया मान लो, तो आप किसी को गाली निकाल सकते हो क्या? आप ये कह सकते हो कि ये तो मेरे को अभिव्यक्ति है, अनुच्छेद 19 के अंदर मैं गाली निकालूंगा, मेरे विचार प्रकट करूंगा, मैं निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, क्योंकि इससे सामने वाले व्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता का हनन होता है, सामने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। विचार व व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलो, आप कभी भी असभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे, या ऐसे शब्दों के, ऐसे विचारों का प्रयोग नहीं करोगे जिससे सामने वाले व्यक्ति के क्या है? अधिकार हनन होता हो। एक ना बहुत साल पहले एक ना मनोज बाजपेयी की फिल्म आई थी अक्ष, उसने ना उस फिल्म के अंदर उस व्यक्ति ने भगवत गीता को कई बार पढ़ लिया, और उसने बात याद रखी या ना रखी, बस भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को कहते हैं ना कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर बदलते हैं, तो उसने क्या किया? एक चाकू उठाया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। और मारना कैसे? पकड़ेगा उसे, तू मरने वाला नहीं है, तेरी आत्मा अजर अमर है, और उसे क्या वो चाकू मार देता, भी तू मरेगा नहीं, तो है ना, वो क्या कर रहा था? दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहा। तो ऐसी चीजें नहीं करना, ठीक है, ये अनुच्छेद 19 कहता है। फिर आता है अनुच्छेद 19 का ख के अंदर, या 19(1) ख के अंदर शांतिपूर्ण सम्मेलन करना है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करना है, ठीक है। तो आप सम्मेलन कर सकते हो, जैसे ये सम्मेलन चलते हैं ना, राजनीतिक सम्मेलन होते हैं, शिक्षक संघ जो उनके सम्मेलन होते हैं, अपने जातियों के आधार पर सम्मेलन कर रहे हैं कि आज ब्राह्मण समुदाय के लोग सम्मेलन कर रहे हैं, फिर जाट समुदाय सम्मेलन कर रहे हैं, या SC वर्ग के लोग हैं ये सम्मेलन कर रहे हैं। तो ये सम्मेलन जो है इसकी स्वतंत्रता हमें कब दी गई है? अनुच्छेद 19(1) ख के अंदर दी गई है। तीसरा अनुच्छेद 19(1) घ के अंदर क्या था? संघ बनाने की स्वतंत्रता। तीसरी स्वतंत्रता कौन सी दी गई? 19(1) के अंदर संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप किसी प्रकार का संघ बना सकते हो, जैसे ये संघ बने हुए ना, जितने ये मजदूर संघ बने हुए हैं, या शिक्षक संघ बने हुए हैं, या जाति के आधार पर कोई संघ बने हुए हैं, तो ये चीजें क्या है? कौन से अनुच्छेद के अंदर दी गई है? ये अनुच्छेद 19(1) घ के अंदर। उसके बाद 19(1) घ, इसमें क्या है? हाँ, आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। पूरे भारतवर्ष के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हो उचित वैधानिक टिकट लेकर, है ना, मतलब अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो उसकी टिकट होनी चाहिए, या जो भी आपके माध्यम, जिस माध्यम से आप सफ़र कर रहे हो, तो वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। उसके बाद 19(1) ड है, इसके अंदर क्या था? भारत के किसी भी भाग में क्या है? निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी भाग में क्या है? निवास करने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी भाग में जाके वहां निवास कर सकते हो। पहले ये जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं था भाई, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं था, लेकिन 2019 के बाद में जब धारा 370 हट गई तो अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी क्या है? हम जाकर रह सकते हैं, स्थायी रूप से रह सकते हैं। लेकिन पहले ये नहीं था कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थायी रूप से हम नहीं रह सकते। अब वहाँ भी अपने को छूट मिल गई, वहाँ के थोड़ा बहुत जो है अपने क्या के कानूनी का जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद। उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा था? 19(1) च क्या? इसमें क्या था? संपत्ति की स्वतंत्रता। संपत्ति की स्वतंत्रता ये यहाँ से हटा दी गई है, ये यहाँ से क्या है? हटा दी गई है। पहले ये थी, अब इसको अगर आप इंग्लिश में करोगे तो A B C D E और F। तो मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ कि अनुच्छेद 19(1) F के अंदर क्या है, तो संपत्ति की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में ये अपने को स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ से ये हटा दी गई है और अनुच्छेद 300 क के तहत ये विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया है। और उसके बाद अगला पॉइंट लास्ट अनुच्छेद 19(1) 6 या जी, इसमें क्या था? कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी प्रकार का बिजनेस शुरू कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई कार्य कर सकते हो, लेकिन एक शर्त ये है कि वह गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, है ना, वह गैर कानूनी नहीं होना चाहिए।
हर कोई भी कार्य है उसको उसकी ना थोड़ी बहुत प्रक्रिया होती है कि अनुमति वगैरह लेनी पड़ती है। जैसे मेडिकल वगैरह बनाते हैं ना ये, तो मेडिकल वगैरह में थोड़ी सरकार की अनुमति वगैरह लेनी होती है, तो अपने कागजात पूरे करने होते हैं, तो वो कागजात पूरे कर लो, आपको हर प्रकार कार्य करने की छूट होती है। तो ये जो अनुच्छेद 19 है इसके अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, और इन 6 प्रकार की स्वतंत्रता का हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। अगर ये 6 स्वतंत्रताएं हमें नहीं दी होती तो हमारा जीवन जो है वो इतना सरल नहीं होता जितना सरल आज है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 20 में क्या लिखाया था? अपराध की 2 सिद्धि के संबंध में कुछ विशेष संरक्षण दिए हुए हैं, तो उसमें मैंने 2 लिखाया था। पहला तो क्या लिखाया था कि एक व्यक्ति को जो कानून बना हुआ है उसी कानून के तहत सजा मिलेगी, बदले हुए कानून के तहत सजा नहीं दी जाएगी। जिस समय जो कानून बना हुआ है, अगर कोई व्यक्ति उस समय अपराध करता है तो बने हुए कानून के तहत उसे सजा मिलेगी, बदला हुआ कानून लागू नहीं होगा, बदला हुआ कानून आगे लागू होगा, उस समय लागू नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या लिखाया था कि स्वयं व्यक्ति अपने प्रति गवाही नहीं देगा, ये लिखाई थी ना, स्वयं व्यक्ति अपने प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उस पर क्या उसकी जांच की जाती है, जांच के बाद में उस पर दोष सिद्ध हो जाता है, तब वो जरूर गवाही दे सकता है, तब उस पर जरूर गवाही दे सकता है, लेकिन पहले वो गवाही देने के लिए उसे क्या बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर वो स्वयं देना चाहे गवाही तो दे सकता है, लेकिन उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। ये 20 हो गया। फिर अपने क्या अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में अपने अनुच्छेद 21 में क्या किया था? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने की स्वतंत्रता। इसी में मैंने आपको बताया था चुप रहने की स्वतंत्रता भी है, इसी मैंने आपको बताया था विदेश जाने की स्वतंत्रता भी है, इसी मैंने आपको बताया था सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता भी है, और इसी में मैंने आपको ये बताया था कि जो अपने मतदान करते हैं ना, वोट डालते हैं, वो भी किसके अंदर आता है? इसी के अंदर आता है, सॉरी ये आता है 19 के अंदर, और इसमें आता है विदेश जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या आता है? विदेश जाने की स्वतंत्रता। आपके अंदर कमी बताऊं क्या है? आप लोगों के ना वही बात है, आप कॉपी पेस्ट बहुत अच्छा कर रहे हो। अभी मैंने ये बात बोली ना 3-4 सूचना के अधिकार वाली, चुप रहने की स्वतंत्रता वाली, आप में से कोई ये नहीं बोला सर ये इसमें नहीं है जी, ये किसमें? अनुच्छेद 19 में। आप लोग नहीं बोला, हालांकि मैं देख रहा हूं कि आप लोग बोल रहे हो नहीं बोला, आपके सामने पढ़ा हुआ लिखा हुआ है, फिर भी आप उसमें नहीं बोल पा रहे हो, चुप होके सुन रहे हो, बिल्कुल शांत होके, बस ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, है ना। ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो। जहाँ हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे सामने लिखी हुई है और सामने टीचर वो बोल रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दो, उस पर थोड़ा ध्यान दो। एक है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम बीएड करते थे ना तब की बात है, हमारी टीपी लगी हुई थी, तो टीपी लगी हुई थी, तो मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये बोल दिया, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, मैंने ये बोल दिया। ये बाय द वे मेरी गलती से बोला गया, बाय द वे मेरी गलती से बोला गया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सामने एक बच्चा बैठा था, 20-25 बच्चे बैठे थे क्लास के अंदर, एक बच्चा बैठा, उसने नहीं सर सूर्य पृथ्वी के चारों चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी लगाती है सूर्य के चारों ओर चक्कर। तो पीछे जो हमारे एग्जामिनर आए हुए थे ना, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, फिर भी तुम गलत पढ़ा रहा है बच्चों को। तो फिर मैंने वो ना बात निकालने की कोशिश, मैंने क्या कहा, नहीं सर मैं देखना चाह रहा था कि क्लास में बच्चों का ध्यान है या नहीं है, ठीक है, तो देखना चाह रहा था क्लास में बच्चों का ध्यान है या नहीं। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर है, सूर्य लगाता है क्या? नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। तो ये आप भी ध्यान दिया करो भाई। उसके बाद अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, कि कैसे हम अपनी जो जीवन है उसमें अपने जी सकते हैं या एक स्वर्ण विकास कर सकते हैं अपना, तो उसकी स्वतंत्रता है। फिर जब आपातकाल लगता है, जब आपातकाल लगता है तो मैंने आपको ये बताया था कि 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। अपने चर्चा की थी ना कि जब आपातकाल लगाया 1975 के अंदर, तो बहुत सारे व्यक्तियों को बिना आरोप लगाए या बिना कोई जुर्म किए गए जेल में डाल दिया गया था, बिना कोई आरोप किए या बिना कोई देखिए उसकी सजा
लगा दिए, सॉरी आरोप लगाए, उसे क्या जेल में डाल दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई ने यह निर्णय किया, उसकी सरकार ने यह निर्णय किया कि चाहे आपातकाल लगा हो या कोई भी कंडीशन हो, ये दो अधिकार कभी निलंबित नहीं होंगे। कौन से? एक तो 20 अपराध की 2 सिद्धि तक संरक्षण, यानी जब तक आप पे अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आपको कुछ सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है। तो वो, और दूसरा जीवन जीने की स्वतंत्रता। इसी जीवन जीने की स्वतंत्रता में मैंने आपको क्या लिखाया था? विदेश जाने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता। इसमें मैंने आपको 2-3 विवाद लिखाए थे। एक मैंने आपको विवाद लिखाया था, कौन सा? मेनका गांधी विवाद वाला, है ना, 1978 के आसपास। क्या था यह मेनका गांधी? मैंने आपको बताया ना कि आपातकाल के दौरान बहुत सारे नेताओं को, 1975 के आपातकाल के दौरान बहुत सारे नेताओं को बिना जुर्म के जेल में डाल दिया। जब बाद में 1976 के अंदर चुनाव होते हैं तो मोरारजी देसाई क्या है? प्रधानमंत्री बन गए। और जब प्रधानमंत्री बन गए तब मेनका गांधी विदेश जाना चाहते थे तो उसको विदेश जाने से रोका गया था। मेनका गांधी को विदेश जाने से रोका गया था। तो उससे संबंधित मेनका गांधी इसको विवाद को कहाँ ले गई थी? कोर्ट के अंदर ले गई कि मेरा अधिकार है कि मैं विदेश जा सकता हूँ। एक 2004 के अंदर नवीन जिंदल, ये हरियाणा का है नवीन जिंदल, इसने एक कोर्ट के अंदर केस लड़ा था कि प्रत्येक भारतीय को ध्वज फहराने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक भारतीय को क्या होनी चाहिए? ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। तो फिर अपने क्या है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने घर में अपने क्या ध्वज फहरा सकते हैं। उसके कुछ नियम हैं, वो नियम अपने को फॉलो करने होंगे। फिर उसके बाद अनुच्छेद 21 का, इसमें अपने क्या लिखा था? 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। और 2009 के अंदर एक RTA एक्ट आया। ये एक्ट जो है ये भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया और इस एक्ट को 1 अप्रैल 2010 के अंदर क्या किया? लागू किया गया। यहाँ तक अपने कर लिए थे या अनुच्छेद 22 भी कर लिया था? नहीं किया अनुच्छेद 22 क्या? अब आगे हेडिंग दीजिए अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 ये साथ साथ दोहराव कर लो, साथ साथ इसको पढ़ते जाओ भाई, ठीक है, तब तो इसका फायदा होगा, वरना ये इकट्ठा होता जाएगा और फिर दिक्कत आएगी, फिर आपके याद नहीं हो पाएगा। हाँ, इसी में सिंपल प्रश्न आते हैं। आप तक आपका जो लेवल, एग्जाम का जो लेवल है उसमें सिंपल प्रश्न आएंगे, आप कितने अंदर से प्रश्न नहीं आएंगे। आपसे जो जैसे प्रश्न क्या आएगा? मूल अधिकार दिए होंगे, ठीक है, आगे उनके क्या दिए होंगे? अनुच्छेद दिए होंगे। या तो ऐसा आ सकता है या ऐसा आ सकता है कि वर्तमान में भारतीयों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? 6 दिए गए हैं। शुरुआत में कितने दिए गए थे? 7 दिए गए थे। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहाँ भेज दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया। तो वो 6 के नाम दिए होंगे, उनसे संबंधित अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके, ठीक। इतने डीप प्रश्न नहीं आने, इसमें बहुत सारे डीप बन जाते हैं। जैसे अनुच्छेद अपने 16 करें ना तो उसमें वो काका कलेरकर आयोग, मंडल आयोग, वो मोहिनी जैन विवाद जो बना था वो, ये सारे विवाद भी उसमें पूछे जा सकते हैं। इसमें जैसे मान लो 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड का जो एग्जाम होता है उनमें इतने डीप प्रश्न आते हैं, आपके इतने डीप प्रश्न नहीं आएंगे एक बार, ठीक है। तो अब आगे अनुच्छेद लिखे, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो इसमें ना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उसे कुछ सुविधाएं दी गई है, कुछ संरक्षण दिए गए। पहला तो ये संरक्षण है उसके अंदर कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर उसे क्या है, किसके सामने पेश करना होता है? सहशरीर जज के सामने पेश करना होता है या न्यायालय में उसे पेश करना होता है। पहले संरक्षण तो इसको ये मिला है कि जैसे उसको गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर अंदर उसे क्या है, न्यायालय में पेश करना होता है, ठीक है, न्यायालय में पेश करना होता है। बस ये इतना इसमें ध्यान रखना है कि अगर कहीं दूर से पकड़ कर लाया जा रहा है तो वो जो आने जाने का जो समय है ना वो नहीं गिना जाएगा, वो नहीं गिना जाएगा। अगर लोकल एरिया में कहीं से पकड़ा गया है तो फिर वो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होता है। न्यायालय जब कहेगा ना भी हाँ इसकी रिमांड लो, न्यायालय ये कहे रिमांड लो, तब पुलिस वाले क्या उसके थप्पड़ वगैरह मार सकते हैं, पहले उसे थप्पड़ वगैरह नहीं मार सकते। ये अनुच्छेद 22 कहता है, अनुच्छेद 22 ये सुविधा देता है उसको। आप अखबार में पढ़ते हो ना कि न्यायालय के सामने पे न्यायालय ने 5 दिन का रिमांड दिया, तो
इसका मतलब है कि 5 दिन आप इसके रिमांड लो, इससे पूछताछ करो, तो न्यायालय में पेश करना जरूरी है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना जरूरी है। दूसरा ये है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे अपने वकील करने की स्वतंत्रता है, वह तुरंत अवस्था में क्या कर सकता है, अपना वकील कर सकता है, क्योंकि न्यायालय में उसे पेश किया जाएगा तो न्यायालय में उसका वकील जो है ना उसका पक्ष रखेगा, तो ये भी जरूरी होता है। तो ये दो उसको संरक्षण दिया गया, पहला तो क्या कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या है न्यायालय में पेश करना है, और दूसरा क्या है उसको वकील करने का या वकील से परामर्श करने की स्वतंत्रता दी जाए। दोनों लिख लो, लिखो पहले। 24 जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। ये ना ये भारत के नागरिक को है, शत्रु देश के व्यक्ति को नहीं है। जैसे मान लो भारत का कोई देश है जो शत्रु है, उसका जो व्यक्ति है ना उसको ये छूट नहीं दी जाएगी कि उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। जैसे मान लो पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आता है और भारतीय सेना या भारतीय बीएसएफ को या भारतीय पुलिस को थोड़ा सा उस पर शक होता है कि ये कुछ हेराफेरी कर रहा है, देश के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर जरूरी नहीं, फिर उससे पहले भी पूछताछ कर रही है। जैसे अपने अभी अखबार में चल रहा है ना कि अपने राज्य गंगनर के बॉर्डर के आसपास कई संदिग्ध लोग पकड़े जाते हैं, तो उससे पुलिस और ये जो बीएसएफ के जो बड़े अधिकारी होते हैं ये सीधी पूछताछ कर लेते हैं उससे, ठीक है। तो ये शत्रु देश के लिए या विदेशी व्यक्ति के लिए नहीं है। दूसरा लिखना इसके अंदर, गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से परामर्श या वार्तालाप करने की स्वतंत्रता। गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से परामर्श या वार्तालाप करने की स्वतंत्रता, वार्तालाप करने की स्वतंत्रता, वार्तालाप करने की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद हो गया कौन सा, अनुच्छेद 22। कौन सा अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद 22। अब इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अपने अनुच्छेद कौन से 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24। तो पहले लिखो अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23। इस अनुच्छेद 23 का जो विषय वो है मानव के दुर्व्यवहार, मानव के दुर्व्यापार या बलात् शर्म का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार या बलात् शर्म पर प्रतिबंध। मानव का दुर्व्यवहार का मतलब है मानव को क्या है बेचना या खरीदना, मानव को बेचना या खरीदना। और बलात् शर्म का मतलब है बगैर उसे मजदूरी दिए गए कार्य करवाना, बगैर उसकी मजदूरी दिए कार्य करवाना। जैसे पहले ना एक प्रथा चलती थी, बंधुआ मजदूर प्रथा चलती थी, अब तो ख़त्म होगी, इतनी नहीं है, हालांकि कई जगह अभी भी है बंधुआ मजदूर। तो वो मजदूर है ना भाई, वो रोटी के बदले में सारा दिन उनके घर में काम करता, साहूकारों घर में, ठीक है, रोटी भी पूरी सही तरीके से उसे नहीं दी जाती है। तो ये मानव का क्या है, दुर्व्यवहार हो रहा है मानव के साथ। ये अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति का तो व्यापार नहीं होगा, व्यक्ति को वस्तु के रूप में बेचा और खरीदा नहीं जाएगा। प्राचीन समय में क्या है, दास प्रथा चलती थी, तो दासों को बेचा और खरीदा जाता था, ठीक है, दास प्रथा को बेचा और खरीदा जाता था। एक आपने अगर सुनी होगी तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी आती है। उस कहानी में कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारा और उनके लड़के को बेचा गया था और खरीदा गया था किसी व्यक्तियों द्वारा, तो वो थी दास प्रथा। वो क्या थी, दास प्रथा। यूनान के अंदर जो अपना देश है, यूरोपियन देश है यूनान, जिसे वर्तमान में ग्रीक देश कहते हैं, उसके अंदर ये दास प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थे। अरस्तु, प्लेटो और सुकरात के समय ये दास प्रथा बहुत प्रचलित थी। उसी दास प्रथा के बाद में इसको भयानक रूप ले लिया और मानव का क्या हो गया, व्यापार शुरू हो गया। और जब कोई खरीदने वाला मालिक था उसका मालिक बन जाता है। जैसे अपने घर में पशु खरीद के लाते हैं तो अपने पशु के मालिक बन गए ना, तो उन दासों को के साथ पशुओं जैसा व्यवहार होता था। तो स्वतंत्रता के समय जब मूल अधिकार लिए गए तो सबसे पहले इस पर जोर दिया गया कि किसी भी मानव का शोषण नहीं होगा, उसे बलात् श्रम नहीं करवाया जाता। एक बंधुआ मजदूर, एक हाड़ी प्रथा
हाली प्रथा। और एक आज के टाइम में चल रही है, अपने बड़े बड़े जो किसान साहूकार जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने खेतों में श्री रखते हैं ना, क्यों हमारा श्री रहा, सुना होगा आपने ये जो वो श्री वर्ग प्रथा जो है ना, ये भी कौन सी, ये बलात् श्रम के अंदर आती है, क्योंकि उससे एक साल का फिक्स कर दिया 70, 80, 90 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए, और उससे खेत का काम करवाया जा रहा है, घर का काम भी करवाया जा रहा है, अपने पशुओं का काम भी करवाया जा रहा है। तो जो व्यक्ति जितना काम कर रहा है उतने उसको पैसा मजदूरी मिल रही है क्या? नहीं मिल रही उतनी, उतनी उसकी मजदूरी नहीं मिल रही, तो वो भी किस में आती है? बलात् श्रम के अंदर आती है। ये प्रथा तो आज भी अपने देश में प्रचलन में है। होता क्या है, गरीब किसान जो होते हैं, ये गरीब मजदूर जो लोग होते हैं, वो इतने मजदूर इतने गरीब होते हैं कि अपना पेट पालने के लिए वो क्या करते हैं, किसी बड़े किसान या साहूकार के घर के अंदर या खेत के अंदर लग जाते हैं, और उनसे ये कहा जाता है कि आपके सारे साल मैं काम करूंगा, बदले में आप मेरे को पैसे देना। तो वो साहूकार क्या है, साल के 1 लाख रुपए या 70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये वो उसको देता है, तो बदले में वो उसका घर का काम भी करवा रहा है, यानी उसको मजदूरी कम दे रहा है और उससे काम ज़्यादा करवा रहा है। तो खेत का काम भी वो सारा करता है, घर का काम भी करता है, पशुओं का काम भी कर रहा है, तो वो कौन सी आती है? वो बलात् श्रम के अंदर आती है। तो इसका प्रतिबंध किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 23 के अंदर। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 23 के अंदर। तो लिख लो इसके अंदर, इस अनुच्छेद में मानव का व्यापार, इस अनुच्छेद में मानव का व्यापार व बलात् श्रम पर प्रतिबंध किया गया है, वह बलात् श्रम पर प्रतिबंध किया गया है, बलात् श्रम पर प्रतिबंध किया गया है। बलात् श्रम में निम्न लिख लो, दास प्रथा, बलात् श्रम में निम्न चीजें लिख लो, दास प्रथा, बंधुआ मजदूर, दास प्रथा, बंधुआ मजदूर, दास प्रथा, बंधुआ मजदूर, महिलाओं व बच्चों का व्यापार, महिलाओं व बच्चों का व्यापार, वह महिलाओं में बच्चों का व्यापार, लिख लिया। और इसके अंदर लास्ट और लिख लो, वो बेगार प्रथा, बेगार प्रथा मतलब मजदूरी करवा ले और उसके बेगार नहीं दिया गया। महिलाएं जो है ना, आपने अब तो नहीं है, ये चीज़ खत्म हो गई अपने देश के अंदर। पहले जब राजा महाराजाओं राजतंत्र हुआ करता था ना, उसमें महिलाओं को दासी के रूप में रखा जाता था ना। ये दासियां जो क्या होती थी, ये जो राजा महाराजा होते थे, उनके जो रानियां होती थी, उनकी सेवा करते थे। तो किसी राजकुमारी की जब शादी होती थी तो उसके साथ ना दहेज में बहुत सारी दासियां दी जाती थी, दहेज में। तो वो दासियां उस रानी की, उस राजकुमारी की ससुराल में जाके क्या करेगी? सेवा करेगी। तो राजा महाराजा ने, जो स्टैंडर्ड के राजा महाराजा जो होते थे ना, स्टैंडर्ड के मतलब जिनका रियासत बड़ी होती थी, बड़े राजा होते थे, उनकी राजकुमारियां तो जितना भी उनका स्टैंडर्ड होता था, तो वो ना 4-5 दासियां रखती थी अपने बाल बुहाने के लिए। तो रानी कभी अपने बाल नहीं बाते थे, या राजकुमारी अपने बाल नहीं बाते, दासियां बाते थी उसकी, है ना। दासियां उसकी चोटी वगैरह करती थी, और कपड़े भी उसको दासियां वगैरह पहनाती थी। तो एक दिन मैं से अपने गांव के अंदर अपनी नानी के पास बैठा था, तो मेरी नानी एक दिन बताने लगी कि जो ये रावसर जो है ना, इसके अंदर जो राजा हुआ करता था, तो मेरी नानी कहती कि अब जब छोटे होते थे तो हमारे गांव से ना कई छोटी छोटी बच्चियां जो है ना, वो रानी और राजकुमारी के पास आया करती थी, तो उनके साथ उनका समय बिताती थी। तो कई बार तो ये कहता है कोई रानी जो है ना, वो अपनी चोटी बनवाने के लिए किसी गांव की बुजुर्ग महिला को बुलाती थी, जो सबसे अच्छी चोटी बांध सके, तो उसको बुलाती थी। ठीक है, तो ये सिस्टम जो, चलो ये तो आधुनिक समय की बात है, लेकिन मध्यकाल के अंदर ये दासी प्रथा जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में थी, ये दासी प्रथा भी जो है ना, ये भी किसके अंदर आती है? बेगार प्रथा में या बलात् श्रम के अंदर आती है ना। भी किसी इंसान को कोई दूसरा इंसान गुलाम बना के रख रहा है, किसी इंसान को कोई दूसरा इंसान गुलाम बना के रख रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? बलात् श्रम के अंदर आ जाएगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद? 23 के अंदर है। अब लिखो अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, इसमें लिखो, अनुच्छेद 24 में लिखो बाल श्रम का निषेध, बाल
श्रम का निषेध, बाल श्रम का निषेध, बाल श्रम का निषेध अर्थात 14 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, है ना, उनसे कार्य नहीं करवाना, उनसे कार्य नहीं करवाना, क्योंकि ये उम्र है जो है ये एजुकेशन प्राप्त करने की, शिक्षा प्राप्त करने की है। अगर इसमें आप काम करवा रहे हो, और कई जगहों में तो खतरनाक काम होते हैं, खतरनाक कारखाने जो होते हैं ना, वहाँ भी बच्चों को लगा रखा है। आपने देखा होगा जब आप कहीं बाहर सफ़र करते हो तो जो ये रास्ते में जो होटल वगैरह आते हैं, ढाबे वगैरह आते हैं, उनमें काम करने वाले छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, आपको मिल जाते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, 5-5, 10-10, 12-12 साल के, 5 साल के तो नहीं होगा, 10-12 साल का होगा, या 14-13-14 साल का बच्चा मिल जाएगा आपको, एक आधा जरूर बच्चा मिलेगा आपको। तो वो किसके अंदर आता है? वो बाल श्रम के अंदर आता है। उस बच्चे की मजबूरी है, उस बच्चे की तो क्या मजबूरी है, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति उस परिवार की कमज़ोर है, लेकिन उससे करवाने वाला व्यक्ति जो होता है ना, काम उससे बहुत करवाता है, लेकिन उसको उतना मजदूरी नहीं देता, उतनी पैसे नहीं देता, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बाल श्रम। अब इस पे जब कानून बनाया जा रहा था तो सरकार ने ये कहा कि बाल श्रम के अंदर हम कुछ छूट देते हैं कि अगर कोई बच्चा स्कूल से आने के बाद में अपने घर के घरेलू काम के अंदर अपने परिवार की सहायता कर रहा है तो वो बाल श्रम के अंदर नहीं आएगा। जैसे ये कह रहे हैं, जैसे मान लो कोई मोची है, अब इस मोची का कार्य क्या है? जूते बनाना, जूती बनाना। कोई बच्चा है अगर ये स्कूल से आने के बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ये कार्य कर रहा है तो ये बाल श्रम में नहीं माना जाएगा। कुम्हार है, कुम्हार का काम होता है बर्तन बनाना, होता है ना, घड़े बनाने पड़ते हैं ना, तो अगर बच्चे स्कूल टाइम के बाद बर्तन बना रहे हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग कर रहे हैं तो ये बाल श्रम में नहीं आएगा। यानी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग करते हैं, बाकायदा उनका स्कूल का समय नहीं होना चाहिए तो वो बाल श्रम में नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने घर में बैठ के अपने परिवार की सहायता कर रहे हैं। लेकिन 14 साल से कम आयु का बच्चा और वो खतरनाक कारखानों में काम कर रहा है तो वो बाल श्रम माना जाएगा। होटलों पर काम कर रहा है तो वो बाल श्रम माना जाएगा, क्योंकि वो खतरनाक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरा दिन कार्य करना होता है और स्कूल वो नहीं जा पाता, इसलिए उसको किस में माना गया है? बाल श्रम के माना गया था। एक 1986 के अंदर बाल श्रम आंदोलन चलाया था, बालक बचाओ आंदोलन। ये प्रकाश अर्थार्थी नाम का व्यक्ति था, उसने चलाया था कि बच्चों को, है ना, इसने क्या किया था, ये दक्षिण भारत का व्यक्ति था, इसने क्या किया कि इस 14 साल से कम जितने बच्चे थे वो होटलों पर, कारखानों में जहाँ कहीं में लगे हुए थे ना, उनको इकट्ठा कर लिया इसने, ठीक है, और फिर उनके लिए क्या है, स्कूल वगैरह खोला गया था। तो इसको बाद में 2011 के आसपास नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसने आंदोलन कौन सा आंदोलन चलाया था? बचपन बचाओ आंदोलन। सत्यार्थ प्रकाश नाम से व्यक्ति था एक दक्षिण भारत का, उसने चलाया था ये आंदोलन। तो लिख लो, इसके अंदर लिख लो, लिखो अनुच्छेद 24 खतरनाक कारखानों फैक्ट्री व किसी उद्योग धंधे में 14 साल से कम आयु के बालक को कार्य करवाना बाल श्रम के अंदर माना जाता है। बाल श्रम के अंदर माना जाता है, बाल श्रम के अंदर माना जाता है, ठीक है, इसमें इतना लिखना है बस। तो बाल श्रम क्या चीज़ है? कोई बच्चा है जिसकी आयु 14 साल से कम है, अगर वो खतरनाक कारखानों में लगा हुआ है तो वो बाल श्रम माना जाएगा, है ना, या होटलों पर अगर कार्य कर रहा है तो वो भी माना जाएगा। अगला जो हेडिंग दीजिए वो दीजिए आप धार्मिक स्वतंत्रता। कितने मूल अधिकार हो गए अपने? 6 में से कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। कौन कौन सा हो गया? एक तो समानता का अधिकार हो गया, दूसरा स्वतंत्रता का हो गया, तीसरा शोषण के विरुद्ध। अब चौथा पॉइंट लिखिए, 4 नंबर पॉइंट लिखिए, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता भाई,
धार्मिक स्वतंत्रता। और इसमें अनुच्छेद नंबर 25 लिखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का अर्थ होता है किसी भी धर्म को मानना या न मानने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानना या न मानने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। सरकार द्वारा कभी भी बंदिश नहीं दिया जाएगा या कभी भी दबाव नहीं दिया जाएगा कि आप फलाने धर्म को मानो। आपकी जो इच्छा होती है आप उस धर्म को मानो। लेकिन ये भी इसमें क्या व्यवस्था की गई है कि लालच में आकर कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाएगा। लालच में आके, जैसे अभी क्या हो रहा है कि ना ये कई जगह ये चीज़ चल रही है कि धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो जो गरीब लोग होते हैं ना भाई, उनको प्रलोभन देते हैं या उनको पैसे पूसे दे कर क्या उनको लालच दे दूकर क्या है धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो एक धर्म को दूसरे धर्म में जानबूझकर परिवर्तन कराना, ये इसमें प्रतिबंध किया गया है कि ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा। धर्म परिवर्तन नहीं करोगे जानबूझकर, जबरदस्ती से नहीं करवाया जाएगा या प्रलोभन देकर नहीं करवाएगा। अपनी स्वयं की इच्छा से करना चाहते हो तो कर लो। स्वयं की इच्छा अगर है किसी धर्म में परिवर्तन होना तो वो कर सकते हो, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है और दूसरा कोई अपने लालच नहीं होगा, कोई प्रलोभन नहीं होगा कि इतने पैसे दिए हैं, ये आपको सुविधा दी है तब आप धर्म परिवर्तन करो। इस पर प्रतिबंध किया गया। एक जो सिख संप्रदाय जो है, उस सिख संप्रदाय के लोग जो हैं वो कृपाण धारण करते हैं, है ना, जिन्होंने अमृत छका हुआ है वो कृपाण धारण करते हैं ना भाई। तो कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता भी इसमें है अनुच्छेद 25 में, क्योंकि वैसे तो कृपाण किसके अंदर माना जाएगा, हथियार है। आम नागरिक हथियार लेकर नहीं घूम सकता, आम नागरिक हथियार लेकर नहीं घूम सकता, परंतु ये सिख धर्म का ये धार्मिक चिन्ह है। क्योंकि जब खालसा पंथ की सृजना की गई थी तब 5 चिन्ह निर्धारित किए गए थे गुरु गोविंद सिंह जी ने, तो उसमें से एक ये कृपाण थे। तो सिख संप्रदाय जिन्होंने अमृत छका हुआ है, उसको जिन्होंने अमृत छका हुआ है, जिसने केस वो कंगा जो रखे हुए हैं, उनको ये छूट दी जाती है कि आप क्या कर सकते हो, कृपाण धारण कर सकते हो, ठीक है। सिख संप्रदाय के जो पगड़ी बांधता है उसको हेलमेट पहनने की ना पहनने की छूट दी, क्योंकि वो हेलमेट सेट हो ही नहीं पाता, पगड़ी है ना, इसलिए। तो वो भी एक क्या है, धार्मिक रूप में उनको छूट दी जाती है। तो लिखिए अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें लिखो किसी भी धर्म को मानने या न मानने की, किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता। फिर लिख देना सिख संप्रदायों को, सिख संप्रदायों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता, सिख संप्रदायों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता। ये थोड़ा ना स्टार लगा लेना, कृपाण धारण, ये कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है अभी कि सिख संप्रदाय या जो कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आती है, तो अनुच्छेद नंबर 25 के अंदर आती है ये। और अंतःकरण की स्वतंत्रता किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता। स्वतंत्र है हम धार्मिक रूप से, प्रतिबंधित नहीं होता कि हम पे ये प्रतिबंध है कि आप मानो मानो। और धार्मिक यानी ये एक आस्था का है, धार्मिक या ये आस्था है जिसमें हमारी आस्था है, हम उसको मानते हैं। तो आपने देखा ना, अपने के उस दिन चर्चा की थी ना कि लोगों में इतनी आस्था प्रकट हो चुकी है कि इन्होंने आम इंसानों को भगवान मान रखा है ना। और ये काम सर्वाधिक महिलाओं ने किया है, सर्वाधिक क्या है, महिलाओं ने किया है ना। इस देश के अंदर देखना, भारत के अंदर एक विशेषता है, भारत के अंदर ना हर गांव के अंदर आपको एक डेरा मिल जाएगा, हर गांव के अंदर एक डेरा होगा, हर गांव के अंदर साध संत बैठे होंगे, लेकिन फिर भी क्या है, आपसी तनाव फिर भी ज़्यादा है, आपसी तनाव फिर भी ज़्यादा है। कारण क्या है कि ये साधु संत बेचारे ये उपदेश बहुत देते हैं हम लोगों को, तब तक उनके पास बैठे हैं ना तब तक तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे उनसे दूर हो जाते हैं ना, हम अपनी मूल प्रवृत्ति में वापस आ जाते हैं, अपनी मूल प्रवृत्ति में वापस आ जाते हैं। रामायण और महाभारत है ना, ये इतना ज्ञान है इसमें, अगर हम इसको सही तरीके से देखें तो मानव अपना जीवन सरल बना सकता है। लेकिन रामायण देखने के बाद भी क्या है, हम उस पर मनन नहीं कर पाते,
या उस पर हम गौर नहीं कर पाते। रामायण के अंदर क्या चीज़ दिखाई गई है? भगवान श्री राम को दिखाई गई मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा कैसे होनी चाहिए? पति पत्नी की मर्यादा, भाई भाई की मर्यादा, माँ बेटे की मर्यादा, माँ और जो अपने पिता और बेटे की मर्यादा, पिता की और माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। एक माँ ने कहा कि इसको 14 वर्ष का वनवास दो, पिता ने बहुत मुश्किल से कहा, लेकिन बाप ने पिता की आज्ञा मानी और माँ का कहना हुआ माना। तो ये मर्यादा है। तो हम जब उसको देखते हैं तब तो ये लगता है कि बस अपने जीवन में आज उतार लेंगे, और जैसे उसको बंद कर देते हैं ना, फिर अपनी मूल प्रवृत्ति में आ जाते हैं और फिर वही आपस में संघर्ष, भाइयों का संपत्ति के लिए संघर्ष हो रहा है ना। तो ये चीज़ चलती रहती है। तो ये किसी पर प्रतिबंध नहीं होता है, किसी पर प्रतिबंध नहीं होता। ये एक उपासना का या अपने श्रद्धा का ये विषय है धर्म, इसलिए सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती, सरकार इंटरफेयर नहीं करती। अनुच्छेद 26, अगला पॉइंट लिखो, अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों का प्रबंध। धार्मिक कार्यों का प्रबंध, धार्मिक कार्यों का प्रबंध। ये जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं ना, सत्संग होती है, कथा होती है, जागरण होती है, पाठ करवाए जाते हैं, ये सारा किस में आता है? अनुच्छेद 26 में। आप धार्मिक कार्य कर सकते हो, अपने घरों पर सामूहिक रूप से अपने जागरण करते हैं, सामूहिक रूप से अपने सत्संग करते हैं, सामूहिक रूप से अपने कथाएं जो होती है, तो ये अनुच्छेद 26 के तहत आता है, 26 के तहत आता है। क्या धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है क्या? धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता है क्या? है। धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, लेकिन वही बात, आप किसी को लालच में नहीं ला सकते और किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये जितने भी अब आप देखते हो ना, धार्मिक जो प्रोग्राम होते हैं, सत्संग वगैरह होती है ना, कथा वगैरह होती है, ये अपने धर्म का प्रचार है जो भी कर रहा है। जैसे मान लो ये जो कथावाचक होते हैं, ये आते हैं, या ये जिसकी कथा कर रहे हैं उसको कितना प्रचार करते हैं ना। तो प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी पर क्या है, ये दबाव नहीं है, और क्या है, आप किसी को लालच देकर क्या उसका धर्म परिवर्तन या धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हो। तो धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 है। फिर अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27, अभी जो मैंने बोला ना, धार्मिक धर्म का प्रचार, धार्मिक वृद्धि, तो इसमें आएगा अनुच्छेद 27 में। इसमें लिखो, धर्म अभिवृद्धि हेतु, धर्म अभिवृद्धि हेतु, अभिवृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, अभिवृद्धि हेतु कर में छूट, कर में छूट। धार्मिक कर नहीं लगता भाई, कभी भी धार्मिक कर नहीं लगता है, ठीक है, धार्मिक कर नहीं लगाया जाता है। 27 हो गया ना। धार्मिक अभिवृद्धि, अपने धर्म का प्रचार जितना मर्जी उतना प्रचार करो जाए। फिर आता है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28, इसमें लिखो, शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंध है, धार्मिक शिक्षा प्रतिबंध है, प्रतिबंध है, धार्मिक शिक्षा प्रतिबंध है। यानी किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी शिक्षण संस्थाओं में। अब आपके आगे प्रश्न आएगा, मदरसे जो खुलते हैं, मदरसे जो होते हैं ना, मुस्लिम मदरसे, उसमें मुस्लिम धर्म की जो क्या है, इस्लाम धर्म की शिक्षाएं दी जाती है, तो उसकी छूट क्यों है? या आपने कह सकते हैं कि आपने देखे होंगे कई स्कूलों के अंदर गुरुद्वारे होते हैं ना। अपने साधु शहर का जो बड़े बड़े स्कूल थे वो कभी गुरुद्वारों के अंदर चले हुए हैं। जैसे खालसा गुरुद्वारे के अंदर चला था, बाल भारती गुरुद्वारे के अंदर चला था, अभी वो एक चल रहा है उसके अंदर गुरु तेग बहादुर चल रहा है। तो ये तो यहाँ प्रतिबंध कर रहा है कि धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो होने नहीं चाहिए, स्कूलों में नहीं होने चाहिए। लेकिन अनुच्छेद जो 29 आएगा और 30 आएगा ना, उसमें आएगा जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको छूट दी गई है। अपनी संस्कृति, शिक्षा, संस्कृति, भाषा, लिपि का बढ़ावा देना, अपनी संस्कृति, शिक्षा, संस्कृति, भाषा और लिपि का बढ़ावा देना अल्पसंख्यक समुदायों को छूट दी गई है अनुच्छेद 30 के अंदर। तो उसके तहत स्कूलों में गुरुद्वारे वगैरह बना लिए जाते हैं। अब आप देखना कि ये गुरुद्वारे जब बनते हैं ना, तो स्कूल का जो मालिक होता है ना, वो सिख कम्युनिटी का होता है,
और मस्जिद जो होती है, ये जो मदरसा जो होते हैं ये मुस्लिम है, ये भी हमारे भारत के अंदर क्या है, अल्पसंख्यक है, तब उनको छूट दी गई है, बाकी छूट नहीं है। सरकारी स्कूल जितने भी हैं ना, सरकारी संस्थाएं जितनी हैं, उसमें धार्मिक शिक्षाएं जो है प्रतिबंध की गई है। और अगर धार्मिक शिक्षाएं जोड़ी जाएगी तो सभी धर्म की इक्वल जोड़ी गई है। धार्मिक संप्रदाय पढ़ाए गए हैं तो सभी धर्म के इक्वल पढ़ाए गए हैं। ये नहीं है किसी एक धर्म का वहाँ प्रचार किया, एक धर्म को पढ़ाया गया है। जैसे मान लो अपने धार्मिक आते हैं धर्म संप्रदाय लेसन आ गया मान 7वीं 8वीं क्लास के अंदर, तो उसमें आप नोट करोगे हिंदू धर्म के साथ अन्य धर्म के लोगों को भी पढ़ाया गया है। इस्लाम को भी पढ़ाया जा रहा है, जो ये ईसा मसीह है उसको भी पढ़ाया जा रहा है, और हिंदू धर्म के साधु संत उनको भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपको कौन सा अनुच्छेद है, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता या किसी भी धर्म को मानना या न मानने की स्वतंत्रता। दूसरा है अनुच्छेद 26 क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, धर्म के प्रचार में या धर्म की अभिवृद्धि में क्या है, छूट। ठीक है, और 28 के अंदर क्या है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध। धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध, धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध मतलब है किसी भी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी।